तो हमारे सामने ना जीव विज्ञान के सवालों का एक पूरा खजाना है। हम लेकिन आज हम कोई सवाल जवाब का खेल नहीं खेल रहे हैं ना। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है मामला। हाँ, ये एक मौका है, मतलब जीवन की जो सबसे बड़ी कहानी है उसे समझने का। बिल्कुल। वो कहानी जो एक अदृश्य कोड यानी डीएनए से शुरू होती है हाँ। और फिर करोड़ों प्रजातियों तक फैल जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अलग अलग तथ्य नहीं हैं, हाँ, ये पहेली के टुकड़े हैं। सही। और आज हम इन टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि कैसे एक कोशिका के अंदर की छोटी सी दुनिया विकास के बड़े सिद्धांतों को जन्म देती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जीवन की सबसे छोटी ईंट से, कोशिका। द सेल। हमारे पास एक सवाल है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? और जवाब है कोशिका। पर ये सुनने में ना थोड़ा मतलब खाली कमरे जैसा लगता है। हाँ, जबकि असल में ये एक हलचल भरा शहर है। शहर? हाँ, एक शहर जिसके अलग अलग विभाग हैं, मोहल्ले हैं, जिन्हें हम कोशिकांग या ऑर्गेनल्स कहते हैं। अच्छा, जैसे कि राइबोसोम, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो क्या ये सचमुच किसी फैक्ट्री की तरह काम करता है? मतलब कच्चा माल आया और तैयार माल निकला? एक तरह से हाँ, बिल्कुल। राइबोसोम को डीएनए से निर्देश मिलते हैं, वो उन निर्देशों को पढ़ता है। ओके। और फिर अमीनो एसिड नाम के कच्चे माल को जोड़कर प्रोटीन की एक चेन बना देता है, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। और फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। ये तो सबने सुना है। हाँ, ये सबसे मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ बिजली नहीं बनाता। अच्छा। ये हमारे खाने से मिली ऊर्जा को एक खास मॉलिक्यूल में बदलता है, जिसे एटीपी कहते हैं। एटीपी? आप इसे जीवन की एनर्जी करेंसी कह सकते हैं। इसके बिना शरीर का कोई भी काम नहीं हो सकता। और मुझे हमेशा लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा है। उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। सुसाइड बैग। हाँ। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये वाकई कोशिका को मार देता है? ये नाम थोड़ा ज्यादा नाटकी है असल में। अच्छा। लाइसोसोम कोशिका का रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट? हाँ। ये ज्यादा सही लगता है। हाँ, इसमें बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो बाहर से आए बैक्टीरिया या कोशिका के अपने ही टूटे फूटे पुराने हिस्सों को पचा जाते हैं। और वो आत्मघाती वाली बात? वो तब होता है जब कोशिका बहुत ज्यादा बीमार या क्षतिग्रस्त हो जाए। तब लाइसोसोम फट सकते हैं और पूरी कोशिका को खत्म कर देते हैं ताकि संक्रमण आगे न फैले। तो ये एक तरह का आत्म बलिदान हुआ? बिल्कुल, पूरे शरीर की भलाई के लिए। वाह। अच्छा, कोशिका के बारे में एक और बात जिसने मुझे हमेशा चौंकाया है, वो है डीएनए की मौजूदगी। हम सब ने पढ़ा है कि डीएनए न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होता है, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट में भी। हाँ, ऐसा क्यों है? ये जीव विज्ञान की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? थ्योरी ये कहती है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट असल में स्वतंत्र बैक्टीरिया थे, अकेले रहते थे। क्या? हाँ, और फिर एक दिन एक बड़ी कोशिका ने उन्हें निगल लिया, लेकिन पचाने के बजाय उनके साथ एक समझौता कर लिया। एक मिनट। तो आप कह रहे हैं कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो पावर प्लांट है वो असल में मेहमान हैं जो अरबों साल पहले आए और यहीं बस गए। बिल्कुल। ये किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर इसके सबूत बहुत ठोस हैं। जैसे कि उनका अपना डीएनए होना? हाँ, वो सबसे बड़ा सबूत है। और उनका डीएनए गोलाकार होता है, ठीक बैक्टीरिया की तरह। दूसरा, उनके अपने राइबोसोम होते हैं जो बैक्टीरिया के राइबोसोम जैसे हैं। कमाल है। तो हम सब अपने अंदर इतिहास के जीवित जीवाश्म लेकर घूम रहे हैं। अविश्वसनीय। तो ठीक है, ये तो हुई कोशिका की मशीनरी, लेकिन इस मशीनरी को चलाने के निर्देश कहाँ से आते हैं? यहीं पर डीएनए आता है ना? बिल्कुल, डीएनए वो मास्टर ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट को समझने की शुरुआत का श्रेय ग्रेगर मेंडल को जाता है। आनुवांशिकी के जनक। हाँ, आनुवांशिकी का जनक। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके पहली बार बताया कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुछ नियमों के तहत जाते हैं। और फिर आए वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए की वो मशहूर डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। वो घुमावदार सीढ़ी। हाँ, पर मुझे ये जानना है, वो इतनी नाजुक सी दिखने वाली सीढ़ी एक साथ जुड़ी कैसे रहती है? ये एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इस सीढ़ी के दोनों डंडों को जो चीज आपस में जोड़ती है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड? अब हाइड्रोजन बॉन्ड रसायन विज्ञान में सबसे कमजोर बॉन्ड में से एक माने जाते हैं। तो फिर ये एक साथ कैसे रहते हैं? कमजोरी एक खूबी कैसे हो सकती है? यही तो इसकी खूबी है, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ने के लिए डीएनए को अपनी कॉपी बनानी पड़ती है। प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। हाँ, और उसके लिए डीएनए की सीढ़ी को बीच से एक जिपर की तरह खुलना पड़ता है।
अगर ये बॉन्ड बहुत मजबूत होते तो इसे खोलने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती। अच्छा। तो ये बॉन्ड इतने मजबूत हैं कि संरचना को बनाए रखें, लेकिन इतने कमजोर भी हैं कि जरूरत पड़ने पर आसानी से खुल जाएं। वाह, मजबूती और लचीलेपन का एक आदर्श संतुलन। बिल्कुल। तो मतलब जीवन का पूरा खेल इसी खुलने और जुड़ने पर टिका है, और इसी से जुड़ा है विकास का सिद्धांत, जिसके लिए हम चार्ल्स डार्विन को जानते हैं। प्राकृतिक चयन और सबसे योग्य का अस्तित्व। नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, पर यहाँ एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। क्या? कई लोग सोचते हैं कि डार्विन ने अर्जित गुणों की विरासत की बात की थी। मतलब अगर कोई अपने जीवन में कोई गुण हासिल करे तो वो उसके बच्चों में चला जाएगा? हाँ, जैसे कोई लोहार बहुत मेहनत करके अपनी बाजुओं को मजबूत बना ले तो उसके बच्चे भी मजबूत बाजुओं के साथ पैदा होंगे। ये तो मैंने भी सुना है। ये सिद्धांत असल में लेमार्क का था, डार्विन का नहीं। डार्विन का कहना था कि आबादी में स्वाभाविक रूप से विविधता होती है और प्रकृति उन जीवों को चुनती है जिनके गुण उस माहौल के लिए सबसे सही होते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। विकास का कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास जीवाश्मों में? सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म। आर्कियोप्टेरिक्स? ये एक ऐसा जीव था जिसके पास पक्षियों की तरह पंख और पर थे, लेकिन डायनासोर की तरह दांत, पंजे और एक लंबी हड्डी वाली पूंछ भी थी। तो ये दोनों के बीच की कड़ी हुई। बिल्कुल, एक आदर्श मिसिंग लिंक। ये साबित करता है कि आज के पक्षी असल में डायनासोर के ही वंशज हैं। ये तो कमाल है। चलिए अब विकास के इन अद्भुत नतीजों यानी आज के जीव जंतुओं की दुनिया में झांकते हैं। जरूर। मुझे चमगादड़ों से बहुत हैरानी होती है। वो घोर अंधेरे में भी इतनी तेजी से कैसे उड़ लेते हैं बिना किसी चीज से टकराए? वो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से देखते हैं। कानों से देखते हैं? हाँ, वे अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं, मतलब ऐसी आवाजें जो हमें सुनाई नहीं देती। अच्छा। ये तरंगे जब किसी चीज से, मान लीजिए एक कीड़े से, टकराकर वापस आती हैं तो चमगादड़ उस गूंज को सुनकर अपने दिमाग में उस कीड़े की एक पूरी तस्वीर बना लेता है। ये तो प्रकृति का अपना सोनार सिस्टम हुआ। बिल्कुल, अपना निजी सोनार सिस्टम। और ये इतना सटीक होता है कि वे कीड़े का आकार, दूरी, रफ्तार सब कुछ बता सकते हैं। अविश्वसनीय। अच्छा, अनुकूलन की बात करें तो मेंढक भी कुछ कम नहीं है। वे अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। हाँ, और यही खूबी उन्हें पानी और जमीन दोनों दुनिया में जीने की आजादी देती है। पर कैसे? अगर उनकी त्वचा सूख जाए तो उनका दम घुट सकता है। ये उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। ये कुछ गर्म खून और ठंडे खून वाले जानवरों के अंतर जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। हम जैसे गर्म खून वाले जीव अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा करते हैं, इसलिए हम ठंड में भी एक्टिव रह सकते हैं। पर इसके लिए हमें लगातार खाना पड़ता है। सही। वहीं छिपकली जैसे ठंडे खून वाले जीव धूप सेंककर ऊर्जा बचाते हैं, लेकिन ठंड में सुस्त पड़ जाते हैं। दोनों ही जीने के कामयाब तरीके हैं। पौधों की दुनिया भी रहस्यों से भरी है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रेफ्लेसिया। ये इतना बड़ा क्यों होता है? रेफ्लेसिया एक बहुत ही अजीब पौधा है। इसके पास अपना तना, पत्तियां या जड़ें नहीं होती। ये एक परजीवी है। परजीवी? हाँ, और इसका विशाल फूल जो कई फीट चौड़ा हो सकता है, असल में बहुत बुरी सड़े हुए मांस जैसी गंध छोड़ता है। छी, क्यों? मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि मांस पर बैठने वाली मक्खियों को आकर्षित करने के लिए। वही इसके परागण में मदद करती हैं। वाह, प्रकृति में हर चीज का कोई ना कोई कारण है। बिल्कुल। भारत में बरगद के पेड़ को अमर माना जाता है। इसके पीछे क्या विज्ञान है? ये उसके बढ़ने की एक अनोखी स्ट्रेटजी है। बरगद की शाखाओं से हवाई जड़ें निकलती हैं जो नीचे जमीन की तरफ बढ़ती हैं। हाँ, मैंने देखी हैं। जब ये जड़ें जमीन तक पहुंच जाती हैं तो वो मोटी होकर एक नए तने में बदल जाती हैं। इस तरह एक अकेला पेड़ फैलता जाता है और एक पूरा जंगल बन सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से ये कभी नहीं मरता? जब तक उसे जगह और पोषण मिलता रहे वो अनिश्चित काल तक जी सकता है, क्योंकि वो लगातार खुद को नया बनाता रहता है। कमाल है। अच्छा, फलों के बारे में भी एक दिलचस्प तथ्य है। सेब को झूठा फल या फॉल्स फ्रूट क्यों कहा जाता है? हाँ, ये बहुतों को कंफ्यूज करता है। हाँ, मतलब सेब तो बिल्कुल असली लगता है। बात यह है कि वनस्पति विज्ञान की परिभाषा के अनुसार असली फल वो होता है जो सिर्फ फूल के अंडाशय यानी ओवरी से विकसित हो। ओके। सेब में जो गुदेदार हिस्सा हम खाते हैं वो अंडाशय के साथ साथ फूल के एक और हिस्से थैलेमस से बनता है, इसलिए तकनीकी रूप से ये झूठा है। अच्छा, तो अगली बार जब मैं सेब खाऊंगी तो सोचूंगी कि मैं एक फूला हुआ फूल का आधार खा रही हूँ। बिल्कुल। चलिए, अब उस सबसे जटिल मशीन पर आते हैं जिसे हम जानते हैं, मानव शरीर।
हमारे दिल की धड़कन अपने आप चलती रहती है, इसके पीछे क्या है? दिल के अंदर एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है। ये कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह है जिसे SA नोड कहते हैं। ऐसे नोड? ये नियमित अंतराल पर एक छोटा सा बिजली का सिग्नल भेजता है जो पूरे दिल में फैलकर उसे धड़कने का आदेश देता है। और डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस मशीन का नाम तो ज़बानी टूट जाए। स्फिग्मोमैनोमीटर। हाँ, वही। बहुत मुश्किल नाम है, मानता हूँ। ये काम कैसे करता है वैसे, मतलब आसान भाषा में? बहुत सरल तकनीक है। जब डॉक्टर कफ को फुलाते हैं तो वो आपकी बांह की धमनी पर दबाव डालता है और खून का बहाव रुक जाता है। ठीक है। फिर जब वो धीरे धीरे हवा निकालते हैं तो एक पॉइंट पर खून फिर से बहना शुरू करता है। स्टेथोस्कोप में जो पहली धुक-धुक की आवाज आती है, हाँ। वो आपका ऊपरी यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है। हाँ। और जब वो आवाज आनी बंद हो जाती है, वो आपका निचला यानी डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। अच्छा, रक्त की बात चली है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे लिए इतनी खतरनाक क्यों है? ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि एक धोखेबाज मॉलिक्यूल है। धोखेबाज? हाँ, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 200 गुना ज्यादा मजबूती से चिपक जाता है। 200 गुना? हाँ, तो अगर हवा में थोड़ी सी भी CO है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर उसे पकड़ लेगा और शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाएगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। बीमारियों से बचने के लिए टीके बहुत जरूरी हैं। हमारे स्रोतों में BCG और DPT टीकों का जिक्र है। BCG का टीका तपेदिक यानी TB से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और DPT? DPT एक कॉम्बिनेशन टीका है। D से डिप्थेरिया, P से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और T से टेटनस। इन टीकों ने वाकई लाखों जानें बचाई हैं। बिल्कुल, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सफलताओं में से हैं। और बीमारियों को रोकना जितना जरूरी है, उनका सही समय पर पता लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे ट्यूमर, जो कैंसर का रूप ले सकता है, उसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी? हाँ, और एड्स जैसी बीमारी की जांच के लिए एक बहुत संवेदनशील टेस्ट है जिसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। तो मतलब इलाज, रोकथाम और निदान तीनों ही जरूरी हैं। हाँ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन्हीं तीनों स्तंभों पर खड़ा है। तो एक कोशिका के अंदर के पावर हाउस से लेकर बीमारियों से लड़ने वाले टीकों तक हमने जीव विज्ञान की एक लंबी और आकर्षक यात्रा की है। हाँ, और ये सिर्फ सवालों के जवाब खोजना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश थी कि जीवन के छोटे बड़े हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। और हमने देखा कि हर चीज आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई है। DNA की वो कमजोर सी दिखने वाली संरचना ही विकास को संभव बनाती है। और एक कोशिका के अंदर अरबों साल पुराने मेहमान आज भी हमारे लिए ऊर्जा बना रहे हैं। बिल्कुल। ज्ञान का ये अंतहीन जाल ही जीव विज्ञान को इतना आकर्षक बनाता है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी का लक्ष्य क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को बदलना या पुनर्जीवित करना है। हाँ, ये चिकित्सा का भविष्य मानी जाती है। तो कल्पना कीजिए कि भविष्य में यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो जाती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, उम्र बढ़ने और बीमारियों के बारे में हमारी धारणाओं का क्या होगा? मतलब अगर हम अपने शरीर के हर हिस्से की मरम्मत कर पाएंगे, हाँ, या उसे बदल पाएंगे, तो क्या हम कभी बूढ़े होंगे? और ऐसा भविष्य कैसा दिखेगा जहां इंसान की उम्र की कोई प्राकृतिक सीमाएं ना हो?